हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आईटीआर के कुछ फॉर्म्स नोटिफाई हो गए हैं 29 मई को। अब वो फॉर्म पोर्टल पर आ गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4। अब आप उसको फाइल कर सकते हैं अपनी पिछले साल की आईटीआर रिटर्न्स को। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले गूगल खोलना है और उसके बाद हमें जाना है इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर। देखिए ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की साइट है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, तब उसके बाद हमें सबसे पहले जाना है रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर योरसेल्फ, अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। यहाँ हमें यूज़र आईडी डालना है जो कि हमारा पैन नंबर होता है, ये मैं डाल देता हूँ। अपना पासवर्ड डालेंगे हम यहाँ, ये कैप्चा डालना है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं और आप लॉगिन अगर न्यू यूज़र है तो भी क्रिएट खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। देखिए कुछ डिटेल्स आपकी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मांगता है जो कि मेरी पहले से अपडेट है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब आ गए हम इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के होम पेज पे। तो देखिए ये आपको यहाँ ऐसे दिखेगा, डैशबोर्ड, माई अकाउंट्स, ई फाइल, ई प्रोसीडिंग, ई निर्माण, कंप्लाइंस, वर्क लिस्ट, प्रोफाइल सेटिंग, विवाद से विश्वास, ये कुछ गवर्नमेंट की वो चल रही हैं। अभी हमें जाना है ई फाइलिंग पर। ई फाइलिंग पे हम जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हुआ 2021। जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में फ़र्क होता है। जिस साल की हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो होता है फाइनेंशियल ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अभी हमें फाइनेंशियल ईयर 1920 की फाइल करनी है, जिसके लिए असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट करना है 2021, जो कि अब यहाँ दिख रहा है हमें। पहले ये अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, अभी ये अवेलेबल हो गया 2021। हम यहाँ क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा आईटीआर फॉर्म नंबर, हमें यहाँ सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म नंबर, आईटीआर 1 और 4। अभी सिर्फ 2 ही फॉर्म एक्टिवेट हुए हैं पोर्टल पे, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आईटीआर 4 कैसे भर सकते हैं। आईटीआर 4 मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पूछता है फाइलिंग टाइप, तो ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न अगर है तो हम यहीं से करते हैं दोनों ऑप्शन। उसके बाद सबमिशन मोड, अब देखिए यहाँ दिखा रहा है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और अपलोड एक्सएमएल। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक तो हम ऑनलाइन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और दूसरा इसकी एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में और उसके बाद फिलअप करके उसकी एक्सएमएल जनरेट करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पहला ऑप्शन दिखाता हूँ, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे। ये हमने क्लिक किया। अब हम नीचे आएंगे तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट नंबर है 2, वो यहाँ दिखा रहा है 2 बैंकों के। तो उसने पूछा सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, कि अगर मेरा कोई रिफंड है तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो मैं अपना पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फर्दर प्रोसीड करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया, ये कंटिन्यू किया। तो ये मेरा अब इनकम टैक्स आईटीआर 4 सुगम इनकम टैक्स इंडिया रिटर्न का पेज खुल गया है। अब आइए अब दिखाते हैं आपको, प्रिपेयर एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये फर्स्ट पेज है इंस्ट्रक्शंस का, दूसरा पेज होता है इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें डालनी, ईमेल आईडी। और ये एक ऑप्शन आता है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं कि ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं। तो ये देखिए ऑप्शन आता है 139 जो सेक्शन है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सेक्शन किसके अंडर आता है, उसके सामने लिखा हुआ है। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है 139 फॉर आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो ये सेक्शन सिलेक्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है, तो मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया 139(1) क्योंकि मेरा ड्यू डेट से मैं पहले कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर दे दिया गवर्नमेंट ने, जो कि हमारी 31 जुलाई या 30 सितंबर हुआ करती है हर साल। तो इस बार कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको 30 नवंबर में एक्सटेंड कर दी है। तो चलिए मैं आपको इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसमें एक कॉलम आता है बीपी, इसका फुल फॉर्म है डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये इसका सबसे मेन कॉलम है जो सबको फिलअप करना होता है और बहुत ही इजी है। कई लोगों को नहीं पता चलता कि क्या होता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अंडर सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव इनकम कौन सी आती है। तो देखिए सबसे पहले ये पूछता है नेम ऑफ द बिजनेस, यहाँ आपको अपना बिजनेस का नाम लिखना है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा कि आप किस चीज़ में डील करते हैं। बाइफिकेशन बहुत सारी डिटेल में दिया हुआ, आप इजीली आराम से तसल्ली से इसको चेक करें और अपना सिलेक्टिव कोड सिलेक्ट कर लें, बिजनेस कोड क्या है आपका। और अगर उसके अंदर नहीं मिलता तो आप उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से। अब नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स। मैं आपको बताता हूँ ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स में क्या होता है। कई बिजनेस जो होते हैं उनके केस में ग्रॉस टर्नओवर आती है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी कोई टर्नओवर नहीं होती, उनकी सिर्फ रिसिप्ट्स होती हैं कि उनकी टोटल रिसिप्ट्स कितनी है।
तो अभी हम यहाँ पहला उन्होंने हेडिंग दिया ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। अब इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं E1A, थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट और एनी अदर मोड। मीन्स आपका अगर कोई भी पैसा आपको बैंक से आया है, चेक से आया है, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको कुछ भी आपकी रिसिप्ट्स हुई हैं टर्नओवर के जो पेमेंट आई है वो हमें इस कॉलम में फीड करनी है। सपोज कीजिए मैंने 20 लाख की सेल करी तो मैं यहाँ 20 लाख भर दूंगा जो कि मेरी बैंक में आया है पैसा। और एनी अदर मोड में क्या आता है, जो कि हम कैश मोड में करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी कैश मोड में हुई, सपोज मेरी 2.5 लाख रुपए कैश मोड में आई तो मैंने यहाँ 2.5 लाख रुपए कैश मोड में फिलअप कर दिया और 20 लाख से आया तो टोटल मेरी सेल होगी 22.5 लाख फॉर द ईयर लास्ट ईयर, राइट। अब उसने पूछता प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, यहाँ क्लियरली लिखा है 6% ऑफ इवन और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। मीन्स जो भी हमारा ये इवन जो कॉलम है, जो भी हमारे बैंक में पैसा आया है, प्रेजेंटिव इनकम का मतलब ये है कि 44AD में हमें 6% उसका मार्जिन दिखाना ही दिखाना है। आप उससे कम नहीं कर सकते। अगर आपका उससे कम है तो ये ITR 4 हम फाइल नहीं कर सकते। अगर हमें 6% मिनिमम है, अगर उससे ज़्यादा है तो एक्चुअल दिखाना है विच एवर इज हायर, अदरवाइज मिनिमम 6% आपको दिखाना है E1 का जो कि हमारा बैंक में पैसा आया है। और दूसरा ऑप्शन है 8% ऑफ E1B और द अमाउंट क्लेम हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। मीन्स एनी अदर मोड, जो भी मैंने कैश का निकाला है अमाउंट, कैश ट्रांजेक्शन जो मेरी हुई है 2.5 लाख, उसका 8% मैं यहाँ फिलअप करूंगा और 6% मैं यहाँ फिलअप करूंगा। तो 20 लाख का 6% मैं यहाँ फिलअप करूंगा। अभी मैं आप फिलअप करके देता हूँ यहाँ पे 20 लाख का 6% और 2.5 लाख का 8%। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD ADA। देखिए ये जो था 44AD वो जो था हमारा बिजनेस के लिए था और जो 44ADA होता है ये हमारा प्रोफेशनल्स के लिए होता है। तो हम अभी हमने बिजनेस वालों के लिए भरा है तो मैं इसमें अपना लिख देता हूँ मेरा 1,20,000 रुपये हुआ और 2.5 लाख का 8%। ये भी मैं अभी फिलअप करता हूँ कैलकुलेट करके। चलिए जब तक हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हमें अपना बिजनेस कोड दोबारा से सिलेक्ट करना है जो भी प्रोफेशनल्स हैं 44ADA में आते हैं। सपोज कीजिए जैसे हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हमारा कोड हो गया 16002। ये हमारा फर्म का नाम आ जाएगा, जैसे हमारी फर्म का नाम फैबी है और यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा और उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा अगर अब मैं कुछ देना चाहता हूँ तो। अच्छा, अब यहाँ हमें भरना है ग्रॉस रिसिप्ट्स कि मेरी अगर पूरे ईयर में जो रिसिप्ट्स हैं वो है सपोज करिए 8 लाख की। यहाँ हमने 8 लाख फिलअप कर दिया। अच्छा, और एक मैं आपको बता दूं जो हमने 8% जो यहाँ लिखा था विच एवर इज हायर, वो भी अमाउंट में फिलअप कर देता हूँ। ये है हमारा 20,000। तो जो मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है वो मेरा 1,40,000 पे कैलकुलेट होगा, राइट। अभी हम चलते हैं प्रोफेशनल पे। इसके अंदर एक क्लॉज है, ग्रॉस रिसिप्ट्स हमने भर दिया 8 लाख। इसके अंदर कोई सेक्शन नहीं है कि हमें 6% देना है या 8% देना है। इसके अंदर हमारा फिक्स्ड है 50% ऑफ E3। आप यहाँ लिखा है, देखिए पढ़िए, प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA 50% ऑफ E3 और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। हमें 50% अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स का डालना ही डालना है, अगर अदर और उससे हायर जो भी हमने कमाया है आफ्टर एक्सपेंसेस। तो ये मेरा 50% हो गया 4 लाख रुपीज़। ये मेरी इनकम में जाएगा जो जिसके ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, राइट। यहाँ लिखा भी है इफ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इट इज मैंडेटरी टू हैव टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज टू बी फाइल्ड। अगर मेरी इनकम जो है 50% से कम मैं दिखाता हूं तो मेरा उसमें मैंडेटरी ऑडिट होगा ही होगा अंडर सेक्शन 44AB के अंदर, और ITR मुझे दूसरी फाइल करनी पड़ेगी। ITR 4 में फाइल नहीं कर सकता हूं। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स चार्ज कैरेजेस अंडर सेक्शन 44AE। ये उन सब GTA सर्विसेज वालों के लिए आ जाता है जिनके पास ट्रक हैं, उन सब के लिए आ जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उनका बिजनेस का नाम, उनका कोड आप ये देख सकते हैं। पहला है रेंटिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, दूसरा है पैकर्स एंड मूवर्स। ये जो लोगों का घर का सामान शिफ्ट करते हैं वो पैकर्स एंड मूवर्स में आता है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, जो माल ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से ट्रांसफर होता है, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट, ये सब इसके अंदर आता है। तो यहाँ हमें अपना कोड सिलेक्ट करना है प्लस डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स ऑफ कैरेज। सपोज कीजिए मेरे पास 5 ट्रक हैं, किसी भी GTA सर्विस वाले के पास 5 ट्रक हैं, उसको अपने पहले गाड़ी का नंबर डालना है, वो उसकी गाड़ी उसकी अपनी है, लीज पे या हायर करके वो सिलेक्ट करना है।
ये है इसका मेन पॉइंट, टनेज कैपेसिटी ऑफ गुड्स कैरीज इन एम्प्टी। यहाँ हमें उसके टनेज डालनी है। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच गुड्स कैरीज वाज ओन्ड लीज हायर्ड बाय एसएससी, मतलब उसने वो ट्रक कितने महीने तक लीज पे रखा, पूरे 12 महीने में से या 12 मंथ्स रखा, कितना रखा वो यहाँ पीरियड डालना है। और उसकी प्रेजेंटिंग इनकम का सेक्शन लाइन लिखा है, पढ़िए। प्रेजेंटिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 AE फॉर द गुड्स कैरेज कंप्यूटेड एट द रेट ₹1000 पर टन पर मंथ इन केस टनेज एक्सिस्ट 12 MT और एल्स ₹7500 पर मंथ और द अमाउंट क्लेम वी हैव बीन एक्चुअली अर्न। अगर उसका जितना भी टनेज है अगर वो 12 MT से ज़्यादा है तो उसको 7500 पर मंथ इसमें के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, और अगर उसका कम है तो उसको 10,000 पर मंथ करना ही करना है। ये लिखा है कंप्यूटेड एट द रेट ₹1000 पर टन पर मंथ इन केस टनेज एक्सीड 12 MT। अगर 12 MT से ज़्यादा है तो 1000 पर टन, और अगर उससे कम है तो 7500 पर टन पर मंथ, वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये इनकम हमारी यहाँ आ जाएगी और सारी चीज़ों का प्लस माइनस करके हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फर्निश द इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर ई GSTIN नंबर सेपरेटली। मेरे जितने भी GSTIN नंबर है मुझे उसकी डिटेल फीड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी हम GSTIN नंबर डालेंगे, सपोज मेरा एक ही GST नंबर पे मैंने काम किया है तो GST नंबर प्लस एनुअल टर्नओवर, ये जो मेरी एनुअल टर्नओवर GSTR 3B में जो फाइल हुई है वो मेरी टर्नओवर, ये मेरी ग्रॉस रिसिप्ट्स या ग्रॉस इनकम जो मैंने यहाँ डाली है, इन दोनों से मैच करनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग से पहले कि ये मेरा दोनों मैच कर रहा हो। और एक चीज़ और, हमें जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी ITR फाइल करने के लिए, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने अपनी TDS की रिटर्न फाइल नहीं करी है, जिसकी वजह से हमने कुछ कंपनीज ने हमारा TDS काटती हैं और उसकी डेट इस बार एक्सटेंड होकर 30 जून तक है। तो जब तक वो ITR फाइल TDS रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेंगी तो हमारे 26 AS में वो रिपोर्ट नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कितना हमारा TDS कटा था पूरे साल में और हम उसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम रिटर्न फाइल करने से पहले अपना 26 AS की रिपोर्ट चेक कर लें। वो हमारा 26 AS हमें यहाँ पे दिखता है, माई अकाउंट में जाके व्यू फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट, कि कितना लास्ट प्रीवियस ईयर में किस किस लोगों ने हमारा TDS काटा। हो सकता है बैंक ने हमारे इंटरेस्ट पे काटा हो, किसी कंपनी ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे काटा हो, प्रोफेशनल पे काटा हो, रेंट पे काटा हो। तो सारी डिटेल्स हमें 26 AS रिपोर्ट से मिल जाती है। तो हमें अपना नोटिंग बना के रखना पड़ेगा पहले कि हमारा कितना TDS कटा था, क्या वो एक्चुअल रिपोर्ट 26 AS में मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तभी हम उसके बाद ही हम अपनी रिटर्न को फाइल करें। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इसमें इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक लास्ट कॉलम है वो आपको और मैं बता देता हूँ, ये पढ़ लीजिए। नोट फॉर E11 to E25 फर्निश द इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 डे ऑफ मार्च 2020। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें भरनी होती है। देखिए, पार्टनर्स मेंबर्स ऑन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। मीन्स ये जो ऊपर E11 to E16 है ये हमारा लाइबिलिटीज का पार्ट है, और नीचे जो है E18 to E24 ये हमारा एसेट्स का पार्ट है, जिसमें हमारा आता है फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स। इसमें लिखा है प्लीज रेफर टू इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग आउट द शेड्यूल E15, 90, 22 आर मैंडेटरी एंड अदर्स इफ अवेलेबल। मीन्स अगर आपके पास ये सारे कॉलम नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपको कुछ कॉलम है 15, 90, 20 एंड 22। मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश इन हैंड, ये तो आपको मैंडेटरी फीड करना ही करना है, उसके बिना ये ITR आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो आप अपने पास सारी डिटेल रख लें, नहीं तो मिनिमम ये 4 पॉइंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद आप अपनी रिटर्न को, और हाँ, आप अपनी रिटर्न को साथ साथ सेफ ड्राफ्ट करते रहें। अगर किसी भी वजह से आप एग्जिट हो गए पोर्टल से तो आपने जितना भी फीड किया वो सारा खराब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप इसको साथ साथ सेव करते रहें। प्लस आप अपनी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स अपने पास निकाल के रख लें कि कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, बच्चों की स्कूल की फीस थी, म्यूचुअल फंड्स थे, PF था, या ATD में जो आता है मेडिक्लेम्स आते हैं, क्या आपने लास्ट ईयर में मेडिक्लेम पे किया, कोई आपने डोनेशन पे की, वो सब चीज़ें आप निकाल के रख रहे हैं। वो सिंपल हेड्स हैं, वो आप इसमें फीड कर देंगे। प्लस आप देखिए इसमें टैक्स डिटेल्स में अगर आपने कोई टैक्स जमा कराया है, आपका TDS कटा है, वो सब आप फीड कर इसके अंदर फीड करना है आपको। लास्ट कॉलम में आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपका टैक्स इतना था, टोटल टैक्स पेड आपका ये हुआ, बैलेंस आपका बचता है या रिफंडेबल है वो यहाँ दिखा देगा। अगर बैलेंस पेबल के कॉलम में कुछ आता है, जैसे मेरा दिखा रहा है अभी 26,480, तो वो मुझे पे करना है,
उसके बाद ITR फाइल होगी। और अगर मेरा रिफंड है तो मेरा रिफंड के लिए मैंने पहले ही अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया था। देखिए यहाँ ऑटो सिलेक्टेड दिखा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट कर लिया था। मेरे 2 अकाउंट है तो मेरा एक अकाउंट मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अगर कोई रिफंड है तो ऑटोमेटिकली इसमें क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ नेम वेरिफिकेशन में जो सिंपल कुछ चीज़ें हैं ये सिलेक्ट करनी है। ये ITR मैं खुद फाइल कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव से करा रहा हूँ या पार्टनर से करा रहा हूँ, तो मैं सेल्फ कर रहा हूँ। मैं इसको सेल्फ सिलेक्ट करूँगा, प्लेस लिखूंगा न्यू दिल्ली और उसके बाद इसको सबमिट करके फाइल कर दूंगा और मेरे पास ITR V का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दी गई हमारी वेबसाइट है, ईमेल ID है, आप हमें उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी ITR फाइल करने में प्रॉपर हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स मुझे यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में दें। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि हम लोग अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें वो हमसे यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैबी।